आदाब, मैं फैज़ान आलम सियासत न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज से 3 साल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला लिया। उन्होंने कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया। तो आर्टिकल 370 हटाने के पीछे जो दलील दी गई, जो मकसद बताया गया बीजेपी का, वो ये बताया गया कि इससे जो जम्मू कश्मीर में है, ख़ास तौर से घाटी में जो है शांति आएगी, आतंकवाद ख़त्म होगा, जम्मू कश्मीर का विकास होगा और जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाया जाएगा। मगर 3 साल बीत जाने के बाद किस तरीके के हालात हैं, इसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है इस पे बात करना क्योंकि अभी से 2 महीने पहले जो हमें खबर देखने को मिली कि जो कश्मीरी पंडित हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है और वो किस तरीके से घाटी छोड़ने के लिए मजबूर हैं। और बहुत जगहों से ये वीडियोज़ देखने को मिले कि जो वहाँ की कम्युनिटी है, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो कश्मीरी पंडित हैं, वो किस तरीके से भाजपा से नाराज़ हैं और किस तरीके से वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि वहाँ पे अभी प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, तो किस तरीके से वहाँ पे उनके साथ डील किया गया, किस तरीके से उन पे लाठी चलाई गई, जिससे उनमें ख़ासा नाराज़गी देखने को मिली। तो आज इसी मसले पे बातचीत करने के लिए कि 370 हटाने के बाद किस तरीके के हालात अब भी बने हुए हैं कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर में, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद हुसैन जी कारगिल से। सज्जाद भाई आपका बहुत-बहुत स्वागत है सियासत न्यूज़ में। भाई बहुत-बहुत शुक्रिया। सज्जाद हुसैन भाई जो हैं वो कारगिल से हैं और 2019 में उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था जिसमें वो रनर के कैंडिडेट घोषित किए गए थे। तो उनसे हम जानेंगे कि अभी जो कश्मीर बहुत-बहुत के शुक्रिया हालात हैं फैज़ान वो साहब। किस तरीके से हैं। तो पहला सवाल आपसे यही है सज्जाद भाई कि ये जो 370 हटाया गया और ये बहुत बड़ा वादा किया गया कि इससे आतंकवाद जो ख़त्म हो जाएगा, घाटी में शांति आएगी। क्या 3 साल बीत जाने के बाद किस तरीके के हालात कश्मीर में हैं इस वक़्त? पूरे जम्मू कश्मीर में किस तरीके के हालात हैं इस वक़्त? देखिए फैज़ान साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि जो 5 अगस्त 2019 में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनली जिस तरीके से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया और जम्मू कश्मीर को 2 अलग-अलग यूनियन टेरिटरीज़ में तक़सीम कर दिया गया और एक यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर बनी और एक लद्दाख बना। बड़े दावे किए गए कि कश्मीर में अब नॉर्मल्सी होगी, कश्मीर में अब विकास होगा, कश्मीर में अब जो है लोग जो है वो आराम से रहेंगे। लेकिन हमने देखा कि तकरीबन पिछले 3 साल अब मुकम्मल हो गए और हम देख रहे हैं कि ना विकास कहीं पे नज़र आता है, ना नॉर्मल्सी कहीं पे नज़र आती है और ना ही कहीं लोगों को वो जो चैन है, वो जो अमन है, सुकून है, वो कहीं पे नज़र आता है। तो जो वादे हैं सरकार के, वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि एक मतलब एक जुमला ही कहें कि एक जुमला हमें लगा क्योंकि देखिए अब कहा जाता है इतना टूरिज़्म आ गया, इतने टूरिस्ट आ गए कश्मीर में। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ टूरिज़्म का आना कोई नॉर्मलिसी नहीं होती है। नॉर्मलिसी का से मुराद ये है कि लोगों के दिलों से खौफ का जाना, लोगों यानी आतंक का ना होना और हम देखते हैं कि इस वक़्त हर जगह मतलब ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं कश्मीर के अंदर, आप देख रहे हैं हालिया दिनों में जिस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है और उनके ऑफ़िसेज़ में घुस के उनको गोलियाँ मारी जा रही है। तो उससे कहीं न कहीं लगता है कि हालात अभी भी नॉर्मल नहीं है। ये जो फ़ेक क्लेम्स हो रहे हैं नॉर्मल्सी के, वो कहीं ज़मीन पे आपको नज़र नहीं आएँगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोगों के साथ एक डायलॉग का जो प्रोसेस था, ज जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, तो वो डायलॉग का प्रोसेस भी अब रुक गया है और बातचीत कहीं किसी से नहीं हो पा रही है, सरकार बात ही नहीं करना चाह रही है। तो मुझे लगता है कि एक कन्फ्यूजन का सा माहौल है, सरकार को खुद नहीं समझ पा रहा है। यहाँ लद्दाख की अगर आप बात करेंगे तो आर्टिकल 370 हटने के बाद हमारे यहाँ लेह सिटी में काफ़ी लोग जश्न मना रहे थे, लेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर। करगिल में तो ख़ैर लोग शुरू से ही इस एब्रोगेशन आर्टिकल 370 के खिलाफ थे। लेकिन अब धीरे-धीरे वहाँ के लोगों के रेज़ेंटमेंट भी अब इतने ज़्यादा बढ़ गए कि लोग अब 6 शेड्यूल की माँग कर रहे हैं, लैंड सेफगार्ड्स की बात कर रहे हैं, स्टेटहुड की माँग कर रहे हैं। तो जो ये जो यूटी का आइडिया था, वो भी कहीं न कहीं फ्लॉप शो नज़र लगा।
तो इसलिए सरकार की जो पॉलिसी है, वो आपको मेन स्ट्रीम जो मीडिया, इनका मनपसंद जो मीडिया है, उसमें कुछ और नज़र आएगा, हकीकत में कुछ और है। सज्जाद भाई, आपने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताई। मतलब ज़्यादातर लोग जो हैं, क्योंकि एक ख़ास तरीके की न्यूज़ ही कश्मीर से आ पाती है, तो आपने जो ये लद्दाख की बात बताई कि वहाँ पे जो अलग स्टेटहुड की जो मांग उठ रही है, तो इसको लेके वहाँ के लोग और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उनके बीच मतलब किस तरीके के मतलब तालमेल देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप खुद वहाँ पे ज़मीन पर हैं। अगर आप इसके बारे में कुछ और हमें बता पाएँ, हमारे दर्शकों को कुछ और डिटेल्स हमें बता पाएँ अगर। देखिए, गवर्नमेंट ने शुरू-शुरू में लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव्स को दिल्ली बुलाया, बातचीत का सिलसिला शुरू किया। उसके बाद एश्योर किया कि आप लोग लेह और करगिल डिस्ट्रिक्ट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो एक जगह जमा होकर एक डिमांड को लेकर हमारे पास आइए। और यहाँ लेह से लेह एपेक्स बॉडी का वजूद क़याम अमल में आया, जिसमें लेह के तमाम मज़हबी और सियासी लोग जो है उसमें शरीक रहे। इसी तरह करगिल में भी तमाम रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लोगों ने कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया, और इन दोनों तरफ के लोगों ने, चूँकि मैं खुद कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में एक नुमाइंदा भी हूँ, जमीयतुल उलमा इस्ना शरिया करगिल को मैं रिप्रेज़ेंट करता हूँ। तो हमने इस सिलसिले में गुज़श्ता साल 1 अगस्त 2021 को हमने जो मुलाकात की लेह में, और उस मुलाकात के बाद हमारी और लेह एपेक्स बॉडी ने हमने मुश्तरका तौर पर अपना एलामिया जारी किया, और उसमें ये कहा कि हमें स्टेटहुड चाहिए, हमें बराबर की पार्लियामेंट के अंदर और राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमारे नौजवानों को जॉब्स चाहिए, और इसके साथ-साथ हमारी ज़मीनों के लिए सेफगार्ड चाहिए। 6 शेड्यूल की तर्ज पे हो, 371 की तर्ज पे हो। लेकिन तब की बात और आज की बात, सरकार ना हमसे बात करना चाह रही है, सरकार के लिए ना कोई सरकार ने ना हमें कोई इस वक़्त पैगाम भेजा कि हम बात करना चाहते हैं, तो सरकार का जो रवैया है वो बड़ा सर्द है। तो ये जो वादे किए गए थे, लद्दाख का विकास होगा, लद्दाखी लोगों का जो विकास है उनको कॉन्फिडेंस में लेकर किया जाएगा, लद्दाख को एम्पावर किया जाएगा, तो वो कहीं से भी सच साबित नहीं हो रहे हैं, और कहीं से भी वो जो दावे हैं वो ज़मीन पे उतरते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। आज लद्दाख जो है अपनी बदतरीन बेरोज़गारी के दौर से गुज़र रहा है। आज लद्दाख के अंदर कहीं पे भी आपको लैंड सिक्योरिटी नहीं है, कहीं पे भी आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आप लद्दाखियों को कहीं उनकी अपनी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और यहाँ पूरा का पूरा जो है लद्दाख को इस वक़्त ब्यूरोक्रेसी चला रही है, तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसका कहीं पे भी आपको नाम और नक्शा नज़र नहीं आएगा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये बात सही है कि कभी भी जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो इतने साधारण, इतने नॉर्मल नहीं रहे, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। मगर मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि क्या 370 हटाने के बाद जो हालात थे, वो और बदतर हुए हैं या पहले से थोड़े ठीक हुए हैं? मैं ये इसलिए फ़र्क जानना चाहूँगा क्योंकि इसके पीछे जो तर्क दिया गया, वो काफ़ी मज़बूत तर्क दिया गया था हटाने के लिए, और एक बहुत अगर बोला जाए तो बिल्कुल ढोल बाजा के साथ इसको बिल्कुल पूरे देश के सामने दिखाया गया। इनफैक्ट देश नहीं, देश के बाहर भी इस फैसले को इस तरीके से दिखाया गया। तो इसलिए मैं जानना चाहूँगा कि 370 हटने के बाद हालात पहले जैसे हैं या पहले से ज़्यादा बिगड़े हैं, या पहले से कुछ जो मतलब जो हमले होते थे, जो आतंकवादी गतिविधियाँ थी, वो कम हुई हैं? देखिए फैज़ान साहब, 2010 में पॉपुलर गवर्नमेंट्स यहाँ रही हैं, और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ 30,000 एप्लीकेशंस कश्मीरी पंडितों की जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को आई कि हम रिहैबिलिटेशन के लिए। मौजूदा सरकार में उनके रिहैबिलिटेशन का कोई उनके पास पॉलिसी नहीं है। जो ऑलरेडी कश्मीर आए हैं, विवेक अग्निहोत्री की एक फ़िल्म देखकर, वो बेचारे सोच रहे हैं कि हालात सब ठीक हैं। तो उनको दूर-दराज़ इलाकों में उनकी पोस्टिंग हो रही है, जहाँ पे मिलिटेंट जो है उनको कोई सिक्योरिटी नहीं है। सरकार से वो सिक्योरिटी माँग रहे हैं, सरकार उन्हें सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है, और वो मिलिटेंटों का, टेररिस्टों का वो एक आसान सा शिकार बन रहे हैं, और उनको ऑफ़िसों के अंदर घुस करके मारा जा रहा है। और बात यहाँ तक पहुँची कि अब वो कश्मीरी पंडित जो हैं, ख़ासकर यहाँ की जो माइनॉरिटीज़ है कश्मीर की, वो अब फिर से पलायन की तरफ सोच रही है, और ये
मैं समझता हूँ हमारी जमहूरियत का के ऊपर भी एक बहुत बड़ा दाग है, हमारी कश्मीर के लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा उनके लिए दब्बा है, अगर वो वहाँ से यहाँ से वापस निकलते हैं और हम सबका एक कलेक्टिव फेलियर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि मौजूदा जो सरकार है, इसके पास ना कोई रोड मैप है, ना कोई विज़न है, ना ये लोग किसी से बात करना चाहते हैं, ना ये बात करते हैं, ना इनके पास कोई पैकेज है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है एक फ़िल्म को लेकर पूरे कश्मीर के हालात को एक फ़िल्म की ऐनक से देखते हैं। तो उस फ़िल्म के रिलीज़ होने के बाद, बॉक्स ऑफ़िस में हिट होने के बाद, विवेक अग्निहोत्री और इसकी टीम का तो विकास हुआ, लेकिन कश्मीरी पंडितों का कोई विकास नहीं हुआ, जो बड़ा दुखित बात है और बड़ी अनफ़ॉर्च्युनेट बात है। हमारी ये अपील है कि सरकार जो है एक पॉलिसी फ्रेम करे, ऑल स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले, यहाँ की सिविल सोसाइटी को ऑन बोर्ड ले, कम से कम ये जो कश्मीरियों की घर वापसी के लिए कोई एक लाहे-अमल बनाए। तो मुझे लगता है कि आज जिस अंदाज़ में कश्मीर की मसाजिद के अंदर जो है इन किलिंग्स को कंडेम किया गया, हमने यहाँ देखा कि मुफ्ती कश्मीर ने और फिर जम्मू कश्मीर एग्ज़ैक्टली। अंजुमन शरीफ-ए-अयान ने इसको कंडेम किया, ये काबिल तहसीन बात है और मैं ये अपील भी करूँगा आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से कि कश्मीरी जो मुस्लिम बरादरी है, मसाजिद से जो इमाम हज़रात हैं, जो जिनका एक इन्फ्लुएंस है अवाम के ऊपर, उनसे गुज़ारिश है कि वो इन किलिंग्स की कंडेम करें और कश्मीरी पंडित बरादरी और हिंदू बरादरी और वहाँ के उन तमाम लोग, क्योंकि सिर्फ़ कश्मीरी पंडित और हिंदू नहीं मर रहे हैं, लेकिन कश्मीरी पंडित और हिंदू भी टारगेट किलिंग का हिस्सा हैं। लेकिन वहाँ के जो मुसलमान भी जिस तरीके से निशाना बन रहे हैं, बड़ी अनफॉर्च्युनेट बात है और किसी की भी जान का ज़िया होता है, तो ये हम सबका कलेक्टिव फेलियर है, हम सबके लिए शर्मिंदगी की बात है। तो इसके लिए हम सबको इकट्ठे होकर काम करने की ज़रूरत है और सरकार को इसमें पहल करने की ज़रूरत है। तो ये थे सज्जाद हुसैन जी, जो कि खुद कारगिल से जुड़े थे और वहाँ के किस तरीके के हालात हैं 370 हटाने के बाद। अभी 3 सालों में कितना कुछ बदला है, जो ज़मीनी हकीकत है, जो हम लोगों तक, आप लोगों तक नहीं पहुँच पाती है। तो ये कोशिश थी कि खुद वहाँ के रहने वाले लोग अपनी बात रख पाएँ। तो सज्जाद जी, जो कि खुद वहाँ पे एक अहम शख्सियत हैं और वो चीज़ों को देखते हैं और लोगों के मुद्दों के साथ वहाँ जुड़े रहे हैं। तो ये एक हमारी कोशिश थी कि आप उनकी बात सुनें। तो इसी तरीके की न्यूज़ के लिए आप जुड़े रहें सियासत के साथ। मैं हूं फैज़ान आलम, शुक्रिया।